Today in this video, I am going to share some powerful, strong and effective tips to attempt the question paper in examination to secure maximum marks. So students इस वीडियो को कंप्लीट और एंड तक देखें और कोई भी पॉइंट मिस ना करें बिकॉज ये पॉइंट्स आपके लिए एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होंगे और आपको हाई मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम में सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन एंड सेकेंड पेपर की अटेम्प्टेशन। So in exam, if you have prepared very well and you know the correct answers of the questions asked, but your answers are not presented well in your answer sheet, then it's possible that you are not able to secure good marks. On the other hand, if the content is average, but paper presentation is very good, then there are chances to secure good marks. So paper presentation is a major contributor to secure good marks. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स और पॉइंट्स जो कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाएंगे और आपको हाई मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। किसी भी एग्जाम में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वह है आपका कॉन्फिडेंस। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करते हैं बट एग्जाम से पहले नर्वस हो जाते हैं जिसकी वजह से वे पेपर सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। So students, be comfortable and confident because confidence will make you to attempt the examination as you had thought of it. Confidence plays a big role in the success of any student. So be confident first of all. Second very important point is read question paper carefully and identify the best questions to answer. Students, एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको पेपर को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें और फिर वह बेस्ट क्वेश्चंस चूज करें जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनके आंसर्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है। उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें, उनको चूज करें। एक माइंड मैप प्रिपेयर करें क्वेश्चन पेपर को रीड करने के बाद कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से डिफिकल्ट हैं, किन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं और उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके चूज करें। डू नॉट हरी व्हाइल मेकिंग एंड आइडेंटिफाइंग द चॉइस ऑफ द क्वेश्चन। मेक योर गुड चॉइस केयरफुली। जब आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें तो जल्दबाजी ना करें, सही चॉइस करें क्वेश्चंस की। बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चंस चूज कर लेते हैं, उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं और बाद में उनको लगता है नहीं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छे से आता है। बट आपके पास एग्जाम्स में लिमिटेड टाइम पीरियड है, उस गिवन टाइम पीरियड में आपको रिक्वायर्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही सही चॉइस करें कि किस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छे से आपको आता है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। So better it is write somewhere the sequence of questions to answer like question number 1, 3, 4 and so on. आप जो क्वेश्चंस चूज कर रहे हैं, जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस का सीक्वेंस कहीं पर लिख लीजिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन चूज किए हैं और उनको सीक्वेंस में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक भी कर सकते हैं या फिर आप सेपरेटली कहीं पर राइट कर लीजिए कि आपने कौन से क्वेश्चंस चूज किए हैं और उनको सीक्वेंस में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग, जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, बिफोर राइटिंग द आंसर रीड द क्वेश्चन केयरफुली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। आप क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो आपको पूछा गया है आपको उसका आंसर देना है, वही आंसर लिखना है। बिकॉज एट रैंडम आप एकदम से क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट ना करें, उसको समझें रीड करने के बाद और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दें। एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द सीक्वेंस ओनली। इट्स बेटर, इट इज प्रेफरेबल कि आप क्वेश्चंस के आंसर सीक्वेंस में लिखें। डू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन रैंडम मैनर। रैंडम मैनर में आपको क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिखने, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड सो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जांपल, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, उसके सारे के सारे पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं बिकॉज दैट इज अ कंपलसरी क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कर लिए ए एंड बी, देन आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, देन सिक्स्थ कर लिया। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सी एंड डी करना है।
सो दिस इज अ रॉन्ग मेथड। फिर आपने कोई और क्वेश्चन जो कि सीरियल ऑर्डर में नहीं है वह अटेम्प्ट कर लिया। सो आपको ऐसे पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। आप प्रेफर कीजिए कि आप सीक्वेंस में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पहले आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आपने चूज कर लिया कि जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं उसका एक सीक्वेंस लिख लीजिए और उसी सीक्वेंस में ही आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है। सीरियल ऑर्डर वाइज पे क्वेश्चंस के पेपर क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वह आपके एग्जामिनर के लिए, पेपर चेकर के लिए पेपर को चेक करना इजी होगा और डेफिनेटली दैट विल एड ऑन योर मार्क्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है करेक्ट आंसर। राइट द करेक्ट आंसर। फॉर दैट रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव रेलिवेंट कंटेंट्स। Do not write irrelevant and extra content. Your answer should be crystal clear and accurate. Students, please pay attention here. आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद उसका रेलिवेंट आंसर दीजिए। वही आंसर दीजिए जो आपसे पूछा गया है। इरेलीवेंट या एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं लिखना। आपका आंसर पेपर चेकर को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपके पेपर में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स एक्यूरेट होने चाहिए, अप टू द पॉइंट होने चाहिए। जो आपसे पूछा गया है वह कंटेंट आपको लिखना है। इरेलीवेंट या एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं लिखना, बिकॉज अगर आप इरेलीवेंट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हो तो वह एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एक तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है, राइटिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम। एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको लिमिटेड टाइम पीरियड है, आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन उस लिमिटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। तो अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या इरेलीवेंट कंटेंट लिखोगे तो आपके मार्क्स तो ऐड नहीं होंगे बल्कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा पेपर चेकर पर, एंड देयर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स इन एक्स्ट्रा कंटेंट्स में भी हाई, बिकॉज जो आपने एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा है, इरेलीवेंट कंटेंट लिखा है, पेपर चेकर को एक मौका मिल जाता है कि वह उसमें भी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर देते हैं और उसके बेसिस पे आपके मार्क्स कट किए जा सकते हैं। तो डोंट राइट irrelevant and extra content, write only the relevant and that content that has been asked in the question. So answer should be to the point. Next important point है legible and beautiful handwriting means neat and clean answer sheet. So students, every paper checker wants a clean and neat answer sheet. एक ऐसी आंसर शीट जिसमें कि एक लेजिबल हैंडराइटिंग लिखी गई हो, जिसको इजिली रीड किया जा सके, इजिली समझा जा सके। तो आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल हैंडराइटिंग, गुड हैंडराइटिंग होनी चाहिए। गुड हैंडराइटिंग डज नॉट मीन कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। Like you can see here, this is the example of good handwriting. यहाँ पर हम good handwriting का मतलब ये समझते हैं कि आपकी handwriting ऐसी हो जो कि easy to read हो, जिसको पढ़कर समझा जा सके। तो उसके लिए क्या हो, साइज ऑफ वर्ड्स प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत छोटे वर्ड्स लिख दिए और वो रीड ही नहीं किए जा सकते। पेपर चेकर तभी उसके मार्क्स देगा जब वह उसको रीड कर पाएगा। सो आपका साइज ऑफ वर्ड्स प्रॉपर हो, स्पेस बिटवीन वर्ड्स सही होना चाहिए। जैसे कि 2 वर्ड्स है गुड एंड हैंडराइटिंग, इन दोनों के बीच में स्पेस है तो यह स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने स्पेस ही नहीं छोड़ा और ये दोनों वर्ड्स तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पेपर चेकर की कौन सा वर्ड कहाँ पर है, किसकी क्या स्पेलिंग है। उसको रीड करना और उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। सो स्पेस भी होना चाहिए प्रॉपर वर्ड्स के बीच में ताकि उसको समझा जा सके। और दूसरा है राइटिंग ऑन लाइंस, मीन्स आपको लाइंस पर लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइंस पर लिखा गया, उससे क्या होता है हर एक लाइन के बीच में प्रॉपर गैप आता है, तो वह गैप भी इक्वल होगा और वह इजी टू रीड होगा। अगर आपका पेपर इलेजिबल है, मीन्स अनक्लीन है, आंसर शीट में हैंडराइटिंग सही नहीं लिखी गई, इलेजिबल हैंडराइटिंग लिखी गई, अनक्लीन आंसर शीट है, तो क्या होगा, अनटाइडी लुक देगा, वो प्रेजेंटेशन भी इफेक्टिव नहीं लगेगी और दूसरा उसको रीड करके समझा ही नहीं जा सकेगा। तो अगर आपका पेपर चेकर उसको समझ ही नहीं पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा, तो कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो फॉर सिक्योरिंग गुड मार्क्स द हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, दैट शुड बी लेजिबल, इजी टू रीड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखना चाहिए आपको, दैट इज प्रॉपर स्पेसिंग एंड मार्जिन।
Proper spacing includes side spacing, line spacing, and paragraph spacing. So what is side spacing? Like you can see, this is this is the answer sheet. आपको एक आंसर शीट का पेज है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको वहां पर आंसर शीट पे साइड स्पेसिंग करनी है। आपको आंसर शीट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मार्जिन देना है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले। जिससे पहले कि आप आंसर शीट पर आंसर लिखना शुरू करें, आप दोनों साइड स्केल, पेंसिल और पेन की हेल्प से एक मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इक्वल इक्वल गैप पे दोनों तरफ आप मार्जिन रखिए। सो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है? एक तो आपका ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, आपका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन लुक देता है, आपकी जो अपने बीच में कंटेंट लिखा है वो बहुत अच्छा लगता है, दोनों साइड में गैप होता है। दूसरा आपका बेनिफिट होता है कि कई बार साइड से आंसर शीट कट जाती है, फट जाती है, खराब हो जाती है, तो आपका जो कंटेंट है वह सेफ रहेगा, वह कंटेंट खराब नहीं होगा, बिकॉज वह आपने आंसर शीट के बीच में लिखा है। थर्ड, बिकॉज अब ऑनलाइन एग्जाम्स है, सो उसकी वजह से आप जो स्टूडेंट्स हैं अपनी आंसर शीट को स्कैन करके उसकी पीडीएफ सेंड करते हैं। सो जब स्कैन करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो कॉर्नर्स हैं या फिर आपकी साइड्स हैं वो प्रॉपरली स्कैन नहीं हो पाती। तो उससे आपका अगर प्रॉपरली स्कैन नहीं हो पाई, अगर आपका साइड में कंटेंट है, आपने यहाँ लाइन स्पेसिंग नहीं की, तो क्या होगा, जो कंटेंट है वो मिस हो जाएगा। बट आपने यहाँ पर साइड स्पेसिंग की है, तो अगर थोड़ा बहुत मार्जिन आपका रह भी जाता है जो स्कैन नहीं हुआ, देन आपका जो कंटेंट है, क्वेश्चन का आंसर है, वह बीच में है, वह एग्जामिनर, आपका पेपर चेकर इजिली चेक कर सकता है, वह सेफ रहेगा। सो यू शुड कीप the side spacing on both sides of the answer sheet. Like now we will discuss what is line spacing. आपको देखो, जब भी आप आंसर लिखें तो आपको लाइन स्पेसिंग भी करनी है। लाइन स्पेसिंग कैसे करनी है? जैसे कि आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग एंड इट्स नीड। आपको यहाँ पर कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग, उसकी नीड बतानी है। कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग लिखा आपने। अब आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप नीड लिख रहे हो, तो आप जब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करो तो एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो जो कि दोनों पैराग्राफ्स को सेपरेट करे। जैसे कि आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ है, देन सेकंड पैराग्राफ है, और इन बिटवीन आपने एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी, जिससे पता चल रहा है कि पेपर चेकर इजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है, सेकंड पॉइंट है, तो जो स्टूडेंट है उसने पूरे क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है। अगर आपने पूरा ही एक ही पैराग्राफ में मिक्स करके लिख दिया, बीच में लाइन लीव नहीं की, तो क्या होगा, आइडेंटिफाई करना, रीड करना ही मुश्किल हो जाएगी कि कहाँ पे सेकंड पॉइंट आपने डिस्कस किया है। लाइक यू कैन सी हियर इन दिस आंसर शीट, यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स राइट किए गए स्टूडेंट के द्वारा, और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड मार्जिन एट साइड्स एंड अमंग द वेरियस पॉइंट्स। अब डिफरेंट पॉइंट्स जो लिखे हैं उनके बीच में एक एक लाइन लीव की गई, लाइक हियर यहाँ पर लाइन लीव की गई है, यहाँ पर लाइन लीव की गई है। तो ये हर एक पॉइंट को इजिली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है पेपर चेकर को। सो यूज मार्जिन एंड स्पेसेस वेयरएवर नेसेसरी टू मेक योर आंसर्स लेजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो जहां पर भी जरूरी है कि आप कोई नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं या फिर आपने कोई नया पॉइंट लिखा है, कोई हेडिंग लिखी है, तो उसके बीच में वन लाइन लीव कीजिए, मार्जिन छोड़िए। उससे आपका जो आंसर है वो लेजिबल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, इजी टू रीड होगा, और डेफिनेटली दैट विल एड ऑन योर मार्क्स। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वह है हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, अंडरलाइन एंड एप्रोप्राइट नंबरिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दें, जब भी आप आंसर्स लिखें तो आपको हेडिंग, सब हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग जरूर यूज करनी है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर जो डालना है वह अपने आंसर शीट के सेंटर में लिखिए। आंसर शीट के सेंटर में जब आप क्वेश्चन नंबर लिखते हैं तो उसका एक बेनिफिट होता है, साइड में कई बार क्वेश्चन नंबर विजिबल नहीं होता, या फिर आपकी साइड से आंसर शीट आपकी कट गई, प्रॉपर्ली स्कैन नहीं हो पाई और क्वेश्चन नंबर विजिबल नहीं हो पाया चेकर को, तो वह नहीं पता चल पाएगा कि आपने कहाँ पर कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। सेंटर में लिखा होगा तो इजिली हाईलाइट होता है सेंटर, बिकॉज दोनों साइड में स्पेस है, तो वह दूर से हाईलाइट होता है, इफेक्टिव लगता है। उसके बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक आपके क्वेश्चन में डिफरेंट हेडिंग्स हैं जिसमें कि आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर नीड लिखनी है। सो बेटर इट इज कि आप उनकी नंबरिंग कर दीजिए, एक नंबरिंग सिस्टम असाइन करो। गिव एप्रोप्राइट नंबरिंग सिस्टम एंड अंडरलाइन ऑल द हेडिंग्स
होल सब हेडिंग। जैसे कि आपकी ये फर्स्ट आपकी हेडिंग है जिसमें डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग है, सेकंड है नीड ऑफ कैपिटल बस्टिंग, तो आपने इसको 1 इसको 2 नंबर असाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आपके और भी डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई और क्वेश्चन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग कर सकते हो। और उन हेडिंग्स को आपको अंडरलाइन भी करना है, जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन किया है डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग, नीड ऑफ कैपिटल बस्टिंग, और जो भी आपने सब हेडिंग्स भी इन बिटवीन यूज किए हैं उन सभी को अंडरलाइन कर दीजिए। Except that you must underline main words, important points, lines and phrases in your answer sheet to give attention to checker। अब चेकर के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए आपने जो भी अगर इसमें अपने आंसर में कोई डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कोई फ्रेजेस यूज किए हैं, तो आप चेकर का अटेंशन कैप्चर करना चाहते हो तो उसके लिए उनको भी अंडरलाइन कर दो, उनको भी हाईलाइट कर दो, सो दैट चेकर को इमीडिएटली वो हाईलाइट हो वर्ड कि आपने ये लिखा है एंड द स्टूडेंट नोज द आंसर। तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया। बट समटाइम्स द आंसर्स आर लॉन्ग, क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी हाईलाइट करें। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, अब बाद में आपने जो 15 मिनट्स स्पेयर किए हैं रिवीजन के लिए पेपर की, उस टाइम पे भी आप इन स्मॉल पॉइंट्स को या फ्रेजेस को अंडरलाइन कर सकते हैं। Next important point that should be taken care of, that is avoid long continuous paragraph and try to answer in points। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन हेयर, आप जब भी क्वेश्चंस का आंसर लिखें तो आपको लंबे और जो कॉन्टिन्यूस पैराग्राफ्स में क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिखने हैं। ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। लाइक यू कैन सी हियर फर्स्ट पैटर्न जो है इसमें क्या है, एक पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग, उसकी नीड एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख दी, तो इससे पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर मीनिंग खत्म हो रहा है, कहाँ से नीड स्टार्ट हो रही है। दिस इज द रॉन्ग मेथड। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसको अलग अलग से नंबरिंग करके, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, प्रॉपर उसकी हेडिंग्स बना के पॉइंट्स में आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। दिस इज द राइट मेथड टू एक्सप्लेन। इससे एग्जामिनर को भी पढ़ना बहुत इजी होगा। लाइक यू कैन सी हियर, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर कितनी इजिली पॉइंट्स अभी हाईलाइट हो रहे हैं। एग्जामिनर कैन चेक, आप पेपर चेकर चेक कर सकते हैं कि आपने किस पॉइंट का आंसर कहाँ पर लिखा है और आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर आता है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे अगर आप इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स बनाकर। Next important point is how to cut wrong lines and words etc। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। अब उन मिस्टेक्स को कैसे कट करना है, अगर आपसे फुल लाइन कोई रॉन्ग हो गई है या आपने कोई वर्ड रॉन्ग लिख दिया है तो उसको आपको करेक्ट करके कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं, उसके ऊपर अगेन एंड अगेन लाइंस लगा देते हैं, बहुत सारी लाइंस, जैसे कि यहाँ पर आप यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये बार बार इसको क्रॉस किया गया है, यहाँ पर भी देखिए कटिंग की गई है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बार बार की गई है, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे आपको नहीं करना किसी भी लाइन को कट। दिस इज द रॉन्ग मेथड, ये सही मेथड है। जैसे कि आपसे कुछ रॉन्ग हुआ, लाइक यू कैन सी हियर इन दिस शीट, यहाँ पर आपसे रॉन्ग हुआ तो आप एक सिंगल लाइन इसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सही वर्ड लिख दीजिए। इस तरह से यहाँ पर भी देखिए करेक्शन की गई है, तो एक सिंगल लाइन लगाई एंड देन यू राइट द करेक्ट आंसर। डोंट ओवरराइट, आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग भी क्लियर नहीं होगी, और आपको इस तरह से बार बार लाइंस ड्रॉ नहीं करनी। दिस इज द रॉन्ग मेथड, ठीक है। So do not make cuts again and again। Next very important thing in your exam, that is use maximum visuals for explanation। That will definitely add on your marks। अगर आप ज्यादा से ज्यादा विजुअल का यूज करते हो अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए, और विजुअल्स इंक्लूड टेबल्स, फिगर्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। Like you can see here in these answer sheets, the visuals have been used, the figures have been used here to explain the concept। यहाँ पर देखिए पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज है ये, तो इसमें 2 concepts explain किए गए हैं, एक है थ्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों के लिए फिगर्स यूज की गई हैं, इस फुल कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है थ्रू विद द हेल्प ऑफ फिगर्स।
और कितना इजीली इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है इस कंसेप्ट को फिगर्स की हेल्प से, जो कि अगर हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं तो हम इतना इफेक्टिवली इसको नहीं लिख सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर भी नेसेसरी है और आपको विजुअल्स यूज करने चाहिए, वह आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाएंगे और ज़्यादा क्लियर करेंगे आपकी एक्सप्लेनेशन को, वहाँ पर आप विजुअल यूज कीजिए। बिकॉज वह पेपर चेकर का भी अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं, एज वेल एज आपकी एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा क्लियर करते हैं। आपका कंटेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप विद द हेल्प ऑफ फिगर्स एंड विजुअल्स अपने कंटेंट को एक्सप्रेस करते हैं। You may also use diagrams. Do not forget to give title to the diagram, table and figure. आपको अपने पेपर में डायग्राम्स भी यूज करने हैं जहां पर भी नेसेसरी है, जहां पर भी किसी कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। लाइक आपकी बुक में कोई डायग्राम गिवन है और इवन इफ इट इज गिवन इन टेक्स्ट फॉर्म, तब भी आप उसको डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, लाइक यू कैन सी हियर। आप ये डायग्राम लिया गया है, लेकिन आप इस डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल ड्रॉ कर सकते हो विद योर ब्लू इंक पेन और पेंसिल की हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और इसमें आपके सारे पॉइंट्स जो भी कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखिए एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा लिखने की नीड नहीं रहती, वह आपके कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देता है एक शॉर्ट वे में और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन आपकी लगती है। नेक्स्ट है टेबुलर आंसर्स। जैसे कि आपको कोई डिफरेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए आया है, जिसमें कि आपको टू कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिफरेंस बताना है, तब आपको टेबुलर फॉर्म में उसको लिखना चाहिए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेबुलर आंसर्स। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म एज शोन हियर, बिकॉज दिस इज द properly aligned and organized way of अटेम्प्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब आपको डिफरेंस लिखना है तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए, प्रॉपरली कॉलम्स बनाइए। फर्स्ट कॉलम में आप बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखिए कि किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। लाइक यहाँ पे लिखा गया ओरिजिन, अथॉरिटी, ये डिफरेंट बेसिस हैं डिफरेंशिएशन के। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस बताया गया, तो इन दो कॉलम आपने इन दोनों के बनाए। फर्स्ट में हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिन के बारे में बताया, सेकंड में इनफॉर्मल के बारे में, देन सेकंड पॉइंट आपने अथॉरिटी लिया, उसके बारे में बताया। तो इस तरह से आप किसी भी टू कंसेप्ट्स में आप डिफरेंस बता सकते हो, बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो इससे वह डिफरेंस का क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होता है। इसके बजाय आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, बिकॉज पैराग्राफ फॉर्म में इजिली पॉइंट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, समझने में मुश्किल होती है। तो अगर आप इस तरह से डिफरेंस के क्वेश्चन लिखते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। Next are diagrams. Use as maximum as possible diagram wherever necessary, because a diagram speaks itself without much explanation. एक diagram आपकी explanation के बिना भी बहुत कुछ बता देता है। Like आपके पास पेपर में टाइम की शॉर्टेज है, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखने का टाइम नहीं है, तो आप उसको डायग्राम की फॉर्म में लिख दीजिए। आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए और डायग्राम फॉर्म में आप लिखोगे। सो इमीडिएटली वह आपके एग्जामिनर का अटेंशन इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, बिकॉज आपने सभी पॉइंट्स को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। एंड यूज द फ्लो चार्ट्स ऑल्सो। फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन विल टेक लेस टाइम एंड यू कैन प्रेजेंट द आंसर इन प्रिसाइज मैनर एंड टू द पॉइंट। जैसे कि आपको कहीं प्रोसेस लिखनी है किसी भी चीज की, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए आप, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आपको एक्सप्लेन की गई है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, तो वहां पर आप फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। उससे आप बहुत प्रिसाइज मैनर में अपने आंसर को थोड़े समय में ही प्रेजेंट कर सकते हैं और टू द पॉइंट आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यूज मैक्सिमम विजुअल्स wherever necessary and possible in the question. Next, very and most important thing in attempting the paper, that is time management and word limit, means length of the answer, quality as well as quantity.
देखिए, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपने सही टाइम मैनेज नहीं किया तो आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, चाहे आप इफ़ेक्टिव प्रेज़ेंटेशन क्यों ना करें, और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएँगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। सो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? इज़ टू अटेम्प्ट ऑल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड एंड टाइम अलाउड इज़ 3 hours, means 180 minutes. So it's better to divide the time allowed equally in all required number of questions, leaving 15 minutes for revision. So in this example, for each question you will have 33 minutes. आपको जो given time period है पेपर में, उस टाइम पीरियड को आपको अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है कि आपको पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितना टाइम आपको दिया गया है। तो 15 मिनट्स आप अपने रिवीजन के लिए रखिए, जिसमें कि आप अपने पेपर को क्रॉस चेक करेंगे, रिवाइज करेंगे कंप्लीट करने के बाद, और उसको लीव करने के बाद जो आपके पास टाइम है उस टाइम को इक्वली डिवाइड कर लीजिए। जो भी प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसके प्रोपोर्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्वेश्चंस होगी, उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली हर एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, और उस टाइम पीरियड में अपने पेपर को कंप्लीट कीजिए। और बाद में जो 15 मिनट्स आपने रखे हैं अपने लिए स्पेयर, उस टाइम पीरियड में अपने पेपर को क्रॉस चेक कीजिए। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आप अपने पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, और डेफिनेटली आपका पेपर जब कंप्लीट होगा तभी आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। अगर आप अपने टाइम को बेटर मैनेज करना चाहते हैं तो आपको वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना होगा। वर्ड लिमिट मीन्स लेंथ ऑफ द आंसर गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स कितने लंबे होने चाहिए, कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए आंसर्स की, आपको उस वर्ड लिमिट में ही आंसर लिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है बहुत स्मॉल क्वेश्चन और आपने बहुत लेंथी उसका आंसर लिख दिया। उससे क्या होगा, आपका टाइम स्पेंड होगा और आपके पास दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो वर्ड लिमिट पे स्टिक रहो। जितना लेंथी क्वेश्चन लिखना है, जितनी वर्ड लिमिट में लिखना है प्रेस्क्राइब लिमिट में, उतनी ही लिमिट में क्वेश्चन लिखिए। डू नॉट थिंक ऑफ अटेम्प्टिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ऐसा नहीं, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना कीजिए। जितने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है अटेम्प्ट करने वही कीजिए, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जितने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है वह क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, उसको सही एक्सप्लेन कीजिए और उसको प्रॉपरली एलाबोरेट करके एक्सप्लेन कीजिए, इसके बजाय कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो डू नॉट राइट above the word limit and do not attempt extra questions. Attempt only the required question within the word limit to better management of the time. Next important point is start answer on next sheet and draw a line after completion of answer. देखिए, जब आप आंसर शीट में क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं तो एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जब आपको सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है तब आपको कैसे लिखना है उसको। लाइक आपने एक क्वेश्चन लिखा, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपका आंसर शीट के इन बिटवीन या उसके शुरू में खत्म हो जाता है। तब आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर एंड होता है वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइक हियर जिगजैग लाइन हैज बीन ड्रॉन, तो यहाँ पर एक जिगजैग लाइन आपने ड्रॉ कर दी, उसके बाद एक लाइन लीव कीजिए, देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कीजिए। इसी तरह से फिर जब सेकंड क्वेश्चन एंड हो जाता है देन ड्रॉ अ जिगजैग लाइन, देन लीव वन लाइन एंड देन स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। उससे हर एक क्वेश्चन को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है पेपर चेकर के द्वारा कि आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एंड हो गया और यहाँ से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो दोनों क्लियरली विजिबल है। इससे आपका आंसर के सही मार्क्स आएंगे। कई बार क्या होता है, आपने बीच में लाइन लीव नहीं की, इमीडिएटली यहाँ से आंसर स्टार्ट कर दिया, नहीं आपने कोई लाइन ड्रॉ की है, तो पेपर चेकर को पता ही नहीं चलता कि आपका सेकंड क्वेश्चन शुरू हो गया। कई बार मिस हो जाते हैं, क्वेश्चन चेक नहीं हो पाते। सो इट्स बेटर to leave one line and also draw a zigzag line in between the answers of the question. इसी तरह से ये था कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर शीट के बीच में या फिर उसके शुरू में खत्म हो गया, तब आप zigzag लाइन ड्रॉ करके सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। या फिर अगला हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन का आंसर शीट जब खत्म होने वाली है, 3 और 4 लाइंस लेफ्ट है, तब आपका एंड हुआ
और आपको सेकंड क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करना है, तो सेकंड क्वेश्चन इस शीट पर अटेम्प्ट ना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन बेटर है कि आप नेक्स्ट पेज पर अटेम्प्ट करो, और सेकंड क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर अटेम्प्ट तो करना ही है, साथ में यहाँ पर भी जहां आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया यहाँ पर एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दें। बिकॉज अगर आप यहीं से आंसर स्टार्ट करोगे, बिकॉज यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है, 1 और 2 लाइन इज लेफ्ट ओनली, तो आप फिर उसके बाद बाकी आंसर आप नेक्स्ट पेज पे लिखते हो, तो कई बार पेपर चेकर नहीं पता चल पाता कि आपने 2 और 3 लाइन्स यहाँ पर भी लिखी हैं। सो इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट पेज से ही उसको लिखें और यहाँ पर जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दें, ताकि दोनों क्वेश्चन को इजिली डिफ्रेंशिएट किया जा सके। Next, most important point in your paper is review and check your answer. So check your answer to each question for any small correction or modification in last 15 minutes. जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, सो पेपर के कंप्लीट होने के बाद आपको अपने पेपर को चेक करना है, रिव्यू करना है, यह देखने के लिए कि कोई करेक्शन रिक्वायर्ड तो नहीं है, कहीं पर मॉडिफिकेशन की नीड तो नहीं है। तो उन लास्ट 15 मिनट्स में जो कि आपने स्पेयर किए थे जब आपने पेपर को शुरू किया था, आपने 15 मिनट्स रखे थे जब आप अपने पेपर की रिवीजन करेंगे, उस 15 मिनट्स में आप अपने फुल पेपर को रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, कोई स्मॉल करेक्शन रिक्वायर्ड है या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो आप उसको कर सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को चेक कीजिए, आपने प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, कोई क्वेश्चन लिखने से रह तो नहीं गया, हर एक क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा आप कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, कहीं पर आपने कोई अंडरलाइन करने से ना रह गया, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहले आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, हो सकता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अंडरलाइन करने थे, तो आप एट द एंड जब आपके पास 15 मिनट्स हैं, आप उसमें वो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसके आंसर्स को, न्यूमेरिकल्स को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने सही आंसर्स निकाले हैं नहीं निकाले। तो आफ्टर क्रॉस चेकिंग योर आंसर्स देन यू मे सबमिट योर पेपर। तो आप अपना फुल टाइम लीजिए, टाइम से पहले सबमिट नहीं कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, टाइम पर पेपर सबमिट कीजिए और उस पेपर को क्रॉस चेक जरूर कीजिए। बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ उसको सबमिट कर देते हैं, चाहे उनके पास टाइम भी बचा होता है 10 और 15 मिनट्स का, बट वह उसको क्रॉस चेक नहीं करते। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना फुल टाइम लेना है, आपको पेपर पहले सबमिट करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे पेपर सही अटेम्प्ट करने के। तो टेक योर टाइम, आपके पास जो लास्ट के 10-15 मिनट्स बचे हैं, 15 मिनट्स को यूटिलाइज कीजिए पेपर को क्रॉस चेक करने में। इसके अलावा आप अपनी बेसिक डिटेल्स भी चेक कीजिए, जैसे कि आपका रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट कोड है, जो कि आपको असेंशियल है लिखने, जिसके बेसिस पे आपका पेपर आइडेंटिफाई होगा, वह भी आप पर्टिकुलर से भी चेक कर लीजिए कि आपने सही फिल किए हैं या नहीं किए। So some other points that should be taken care of while attempting the paper are, फर्स्ट वन इज मेक योर पेपर इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आप अपने पेपर को इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बनाइए। आप इसमें सही हैंड राइटिंग, लेजिबल हैंड राइटिंग लीजिए, प्रॉपर स्पेसिंग रखिए, वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो, लाइंस के बीच में नीट एंड क्लीन आंसर शीट होनी चाहिए, ताकि पेपर चेकर उसको रीड कर सके और सही से अंडरस्टैंड कर सके। बिकॉज अगर वह रीड और अंडरस्टैंड कर पाएगा तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं और बाद में उनके पास और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम बहुत कम बचता है और इसकी वजह से कई बार पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आपको प्रोपोर्शनेटली अपने टाइम को डिवाइड करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और उसके अकॉर्डिंग ही हर एक क्वेश्चन के आंसर को उस टाइम लिमिट में कंप्लीट कीजिए। बिकॉज तभी आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे और अपने पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, सिर्फ जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपसे पूछे गए हैं और आपको पेपर में अटेम्प्ट करने जरूरी हैं, वह अटेम्प्ट कीजिए। एक्स्ट्रा कंटेंट, इरेलीवेंट कंटेंट ना लिखें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना लिखें, बिकॉज दैट विल टेक योर टाइम, वह आपके टाइम लेगा और उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसकी बजाय जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं उनको सही लिखिए।
And last one is introduce and conclude answer appropriately. आपको अपने क्वेश्चन का जब आंसर लिखना है सो उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वह भी सही होना चाहिए और कंक्लूड उसको जरूर करना है, अप्रोप्राइटली कंक्लूड करना है. सो इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड योर आंसर बिकॉज दैट विल डेफिनेटली ऐड ऑन योर मार्क्स कि आपको अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, इसके स्टार्टिंग में क्या लिखना है और बाद में कंक्लूजन में क्या लिखना है. बिकॉज जब आपका जो पेपर चेक करता है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इंट्रोडक्शन पॉइंट है और जो इसका कंक्लूजन है तो उसको केयरफुली चेक किया जाता है कि उसमें क्या लिखा है, एंड दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स. So you should take care of all these points very carefully in your paper. So I hope आपको ये सब points clear हो गए होंगे. So practice each one of these points before starting of your examination. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.